नमस्कार साथियों। एसपी सर साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे वन उन्मूलन के बारे में। वन उन्मूलन क्या है और इसके क्या कारण हो सकते हैं और वन उन्मूलन के दुष्परिणाम कौन कौन से होते हैं, आज हम इन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वन उन्मूलन कहा जाता है पेड़ पौधों को काट कर उस जगह को किसी अन्य काम में लेना वन उन्मूलन कहलाता है। यानी पेड़ पौधों को नष्ट करके काट के उस जगह को किसी अन्य काम में लेना वन उन्मूलन कहलाता है। वन उन्मूलन के कारण देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं। हेडिंग आएगी अपनी वन उन्मूलन के कारण। वन उन्मूलन के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले देखा जाए तो पहला कारण सड़क निर्माण में, नंबर 2 उद्योग फैक्ट्रियों में, नंबर 3 रेल परिवहन के स्थानों में, नंबर 4 हॉस्पिटलों में, नंबर 5 फर्नीचर में लकड़ियों की आवश्यकता के अनुसार, नंबर 6 कृषि के रूप में। तो ये बहुत सारे कारण हमारे वन उन्मूलन के होते हैं। इस कारणों के कारण हम वनों को नष्ट कर देते हैं। जी हाँ, कौन कौन से हैं? नंबर देखा जाए सड़क निर्माण में, भवन निर्माण में, हॉस्पिटल बनाने में, उद्योग धंधों में और रेल परिवहन के जगहों पर, और देखा जाए विद्यालयों की जगह पर, जहाँ जहाँ इन जगहों पर यानी इन स्थानों पर पेड़ होते हैं, उन पेड़ों को इनकी आवश्यकता के अनुसार इन कारणों के लिए पेड़ों को काट दिया जाता है और पेड़ों को काटना ही सामान्यतः वन उन्मूलन कहलाता है। तो कारण देखा हमने, नंबर 1 सड़क निर्माण, नंबर 2 भवन निर्माण, नंबर 3 फर्नीचर, नंबर 4 ईंधन के रूप में लकड़ी, ईंधन के रूप में, और नंबर 5 उद्योगों में, नंबर 6 विद्यालयों में, आदि। इन कारणों से पेड़ों को काटा जाता है। यानी तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, और जैसे जैसे मानव की आवश्यकता बढ़ रही है तो वैसे वैसे वनों का विनाश बढ़ रहा है, वनों को काटा जा रहा है। तो इनके देखो बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। तो आज हम इनकी डिटेल से जानकारी लेते हैं। पहला दुष्परिणाम कि वन हमें मनुष्य के लिए ऑक्सीजन देते हैं। यदि ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित रखना है तो वनों की संख्या में वृद्धि करनी होगी। तो जैसे जैसे वनों की संख्या में कमी आ रही है तो ऑक्सीजन यानी वायुमंडल में गैसों का संतुलन गड़बड़ा रहा है। जी हाँ, जैसे जैसे पेड़ पौधों को काटा जाता है, ठीक वैसे वैसे वायु में इन गैसों का संतुलन गड़बड़ा रहा है। तो देखा जाए पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और पेड़ हमारे द्वारा छोड़ी गई CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो ग्रहण करते हैं। तो उसको ग्रहण करने की उपस्थिति में पादप अपना भोजन बनाता है और पादप अपना भोजन करके हमें
उन्हें वापस ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो ये हमारा एक पादप से और हमारा एक बहुत बड़ा रिलेशन है, बहुत बड़ा जुड़ाव है कि हमें ये ऑक्सीजन प्रदान करता है और हमारे द्वारा CO2 गैस जो निकली है, उससे ये अपना भोजन बनाने का कार्य करता है। नंबर दूसरा है दुष्परिणाम कि पेड़ों की आंधाधुंध कटाई के कारण जीव जंतु जो वनों में रहते हैं, यानी वन्य जीव का आवास उजड़ रहा है। तो उन आवासों के उजड़ने से उन वन्य जीवों की संख्या में कमी आ रही है, अर्थात वो जीव विलुप्त होने के कगार पे पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, वो जीव विलुप्त होने के कगार पे पहुंचे हुए हैं। तो इसलिए हमें ये भी एक दुष्परिणाम बड़ा देखने को मिलता है कि हमें पेड़ों की कटाई के कारण बहुत बड़ा ये संकट है कि हमारे जो वन्य जीव, जो जीव जंतु वनों में रहते हैं, उनका आवास उजड़ रहा है। जी हाँ। अगला कारण दुष्परिणाम देखा जाए तो अगला दुष्परिणाम है कि जब वर्षा दर में कमी आ रही है, पेड़ों की आंधाधुंध कटाई के कारण जो पेड़ पौधे वाष्प उत्सर्जन की क्रिया कर रहे थे, तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया कम होती है। जी हाँ, वाष्प उत्सर्जन। तो हम एक वाष्प उत्सर्जन ये शब्द है, इसको हम देख लेते हैं क्या होता है ये वाष्प उत्सर्जन। ये वाष्पोत्सर्जन, ध्यान रहे, सजीवों में मात्र पादपों में ये वाष्प उत्सर्जन क्रिया होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उत्सर्जन की क्रिया मात्र सजीवों के अंदर देखा जाए तो पादपों में ये होता है। तब उत्सर्जन कहते किसको है? पेड़ों की पत्तियों की सतह पे जो जल की बूंदें दिखाई देती हैं, वो वायुमंडल में यानी आने वाला प्रकाश उस पेड़ की पत्ती पर पड़ता है। तो उस प्रकाश के कारण वो पेड़ की पत्ती पर जल की बूंद सूर्य के प्रकाश से वो गर्म होकर वाष्प में वो बूंद बदल जाती है। तो ये क्रिया जब भी होगी जब हमारे पास पौधे उपस्थित होंगे। पौधों की संख्या में कमी आ रही है तो वाष्प उत्सर्जन की संख्या में भी कमी है, जिससे नमी की उपस्थिति में कमी आई है। तो इससे कहा गया, इसका रिलेशन है वर्षा से। जी हाँ, इस पॉइंट का एक रिलेशन है वर्षा दर से। जी हाँ, अब वर्षा हमें, जब पेड़ों की संख्या में वृद्धि रहेगी तो नमी की मात्रा बनी रहेगी, और जब नमी की मात्रा बनी रहेगी तो ताप में वृद्धि ना होकर ताप में कमी आएगी। तो अब पेड़ों की आंधाधुंध कटाई के कारण वर्षा दर में तो कमी हुई है, लेकिन हमारी वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया हुई है, इससे वर्षा दर में तो कमी हुई है और ताप में वृद्धि हो गई है। तो इसे हम कहते हैं विश्व उष्णन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण पेड़ पौधों की आंधाधुंध कटाई हो रही है, और जिससे पादपों में वाष्प उत्सर्जन क्रिया नहीं हो पाती है, और वर्षा दर में कमी हो रही है, ताप में वृद्धि हो रही है। इस क्रिया को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन। जी हाँ, इस क्रिया को कहा जाता है विश्व उष्णन, विश्व उष्णन। जी हाँ, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये विश्व उष्णन की क्रिया हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है वन उन्मूलन का। जी हाँ, नंबर अगला देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि भी एक वन उन्मूलन का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा दुष्परिणाम है कि जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी की सतह यानी भूमि तो बढ़ नहीं सकती, भूमि में वृद्धि हो नहीं सकती, तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो सीधी बात है कि जब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो उनकी आवश्यकताओं के लिए पेड़ों की कटाई तो होनी है। जब पेड़ों की कटाई अधिक मात्रा में होगी तो एक जनसंख्या वृद्धि का भी बहुत बड़ा कारण यानी बहुत बड़ा दुष्परिणाम वन उन्मूलन के तहत है। अगला देखा जाए अशिक्षा। जी हाँ, अशिक्षा। मैं मानता हूं कि अशिक्षा भी कहीं ना कहीं वन उन्मूलन में योगदान देता है, क्योंकि जब हमको शिक्षा नहीं है तो हमें मालूम नहीं होगा कि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं और हम पेड़ पौधों से क्या प्राप्त करते हैं। इसलिए एक अशिक्षा पॉइंट भी ये अ, वन उन्मूलन का बहुत बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है। याद रहे, अशिक्षा भी वन उन्मूलन का बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। तो ये दुष्परिणाम हमें वन उन्मूलन के कारण झेलने पड़ते हैं, देखने को मिलते हैं। और जब
पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा हमें मिलेगी नहीं, और मानव से त्यागी गई जो CO2 गैस है उसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ेगी। तो वायुमंडल में गैसों का अनियंत्रित होना, यानी गैसों की मात्रा में वृद्धि होगी, CO2 की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, और जब CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा। इसलिए हमें ध्यान रहे, ये निश्चय करना चाहिए कि एक व्यक्ति को कम से कम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कम से कम 10 वृक्ष लगाने चाहिए। जी हाँ, ऐसी ही मैं आपके लिए एक घटना सुनाने जा रहा हूं। एक राजसमंद जिले का पिपलांत्री गांव, जी हाँ, एक राजसमंद जिले में पिपलांत्री गांव है। उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा संकल्प लिया गया है कि जब भी उस राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव में किसी भी धर्म या जाति से कोई भी महिला से लड़की पैदा होती है तो उस लड़की के जन्मदिन पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। जी हाँ, उस लड़की के जन्मदिन पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं, और रक्षा बंधन पर उन पेड़ों का रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं। जी हाँ, उनका पालन पोषण ढंग से किया जाता है। तो आप देखें, ये हमें संकल्प लेना है कि अगर राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव में लड़की की, कन्या के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं, तो क्यों ना हम अपने जीवन में कम से कम 10 वृक्ष लगाएं, ताकि हम इस इतने बड़े वायुमंडल में या इस पृथ्वी पर हो रही वनों की कटाई को रोक पाएं। और वनों की कटाई से इतने कारण ये छिपे हुए हैं कि हमें इतना बड़ा नुकसान झेलने को मिल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जी हाँ।